नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा मुखर्जी। राजस्थान की आवाज हमारी बेहद ही खास पेशकश के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। क्या शराबबंदी के लिए शहादत जाएगी बेकार? छाबड़ा की मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार क्यों है मौन? आखिर जवाब देगा कौन? महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन का तानाशाह बन जाऊं तो मैं पूरे देश में जो शराब की दुकानें हैं उसे बंद करवा दूंगा, वो भी बिना मुआवजा दिए। और इसी सोच के साथ राजस्थान के गांधी कहे जाने वाले गुरुशरण छाबड़ा जी भी आगे बढ़े। उन्होंने भी अनशन किया, उन्होंने भी समाज के लिए सोचा, समाज के हित के लिए सोचा कि शराब जिससे पूरे देश का नाश हो रहा है, पूरे समाज का नाश हो रहा है, उसे बंद करवाया जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने अनशन की, लेकिन इस अधूरे सपने को साथ ले ही वो इस दुनिया से अलविदा उन्होंने कह दिया। आइए देखते हैं उनके जीवन के संघर्ष में कुछ पलों को। गुरुशरण छाबड़ा का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और छोटी उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दूध बेचने का काम शुरू किया और उसके साथ साथ घर भी चलाया। बचपन से ही उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और शायद इसी का नतीजा था कि वो किसान आंदोलन और जेपी आंदोलन से जुड़े और कई बार जेल भी गए। गुरुशरण छाबड़ा एक देशभक्त के साथ साथ कुशल छात्र नेता भी थे। 1977 में उन्हें जनता दल से विधायक का टिकट मिला और उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर जीत हासिल की और जनता दल से विधायक बने। इसके बाद लगातार संघर्ष करते हुए 1978 में उन्होंने पूरे राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी करवाई और अवैध शराबबंदी के लिए पुलिस का भी सहयोग किया। उनका कहना था कि मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने शराबबंदी करने वाले राज्यों को आर्थिक सहयोग दिया था और उसी तर्ज पर मोदी सरकार को भी शराबबंदी के लिए इच्छुक राज्यों को राजस्व में छूट देते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि न केवल राजस्थान में, अब तक मेरा अभियान जो था वो राजस्थान में चला, लेकिन न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही, और शराब के कारण और नशों के कारण हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री जी को स्वच्छ भारत के साथ साथ ही गांधी जी के इस सपने को साकार करना चाहिए और पूर्णतः शराब मुक्त हिंदुस्तान बनाने की योजना तैयार। लेकिन आज गुरुशरण छाबड़ा हमारे बीच नहीं है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 14 बार अनशन किया और 14वीं बार अनशन करते हुए अनशन के 32वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नशाबंदी के खिलाफ लड़ते हुए गुरुशरण छाबड़ा की जान चली गई। एक नोबल कॉज के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दे दी, लेकिन इनका कोई असर सरकार पर देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के वक्त भी गुरुशरण छाबड़ा ने शराबबंदी को लेकर अनशन किया था। राजस्थान का गांधी उनको कहा जाता था, लेकिन इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने वाले गुरुशरण छाबड़ा को प्रदेश की वसुंधरा सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, कोई एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया। ये बात जग जाहिर है कि तमाम लोग उनके आंदोलन से जुड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री ने उनकी सुध नहीं ली। बावजूद इसके वसुंधरा सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर अनदेखी करने के आरोपों से इनकार किया है। मांगों पर सहमति बन चुकी थी, एक आधी मांग को छोड़कर। उनके स्वास्थ्य के प्रति भी हम चिंतित थे। लगातार मेडिकल बोर्ड बैठकर उनके स्वास्थ्य को देख रहा था। मैं और समाज कल्याण मंत्री जी निरंतर संपर्क में थे। हमें संवेदनाएं हैं, हमें गहरा दुख है। हमारी कई बार बात हुई है। हमारे खुद भी ये आखिरी मीटिंग भी 29 तारीख को हुई थी, जिसके अंदर सारे लोग थे। निरंतरता से हम संपर्क में थे। गुरुशरण छाबड़ा के संघर्ष में उनकी पत्नी स्वर्गीय आशा भारती, जो एक वकील थी, उन्होंने अपने पेशे के साथ साथ छाबड़ा जी का भी सहयोग किया, जिसके चलते उन्हें कई गंभीर बीमारियां हो गई थी और इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। सिर्फ यही नहीं, उनके बेटे अंकुर छाबड़ा और उनकी बहू पूनम अंकुर छाबड़ा ने भी हमेशा उनका साथ दिया और अब उनके जाने के बाद उनकी बहू
पूनम अंकुर छाबड़ा ने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया है कि उनके इस अधूरे मिशन को वो पूरा करेंगे। सरकार की हमेशा से यही नीति रही है कि उन्होंने छाबड़ा साहब के साथ में हमेशा वादा किया और फिर धोखा दिया। हमेशा उनसे अनशन करवाया, उन्हें उठाया और फिर उन्हें आश्वासन देकर उठना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके साथ जो समझौता तय किया था वो लागू नहीं किया गया। मैं पूनम अंकुर छाबड़ा, उनकी बहू, इस मुहिम को आगे लेकर जा रही हूँ। अब देखना ये है कि आखिर गुरुशरण छाबड़ा का ये सपना कब तक पूरा होता है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर संघर्ष किया गुरुशरण छाबड़ा जी ने। लगातार अनशन करते रहे, लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे, सरकार मानी भी और नहीं भी मानी। ये जो प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही बनकर रह गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। लगातार 14 बार उन्होंने अनशन किया, ना कि सिर्फ एक बार। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, तमाम पहलुओं को, तमाम तथ्यों को जानेंगे। उसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम छाबड़ा है, गुरुशरण छाबड़ा जी की बहू हैं, और उनके पुत्र हैं अंकुर छाबड़ा जी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूनम छाबड़ा जी, सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा तथ्य हुआ है, पूरा घटनाक्रम हुआ है, किसको आप दोषी मानते हो? इसके लिए सीधे सीधे मैं दोषी राज्य सरकार को मानती हूँ। मेरे पिताजी ने जो अनशन किया था उसके बारे में सरकार को पहले से ही पता था। उनका जो अनशन रहा था 32 दिन तक उनका अनशन रहा था। 32 दिन तक सरकार ने कोई भी जहमत नहीं उठाई कि उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ कोई डायलॉग बॉक्स रखा जाए। उनकी जान को बचाने का कोई भी प्रयास राज्य सरकार ने नहीं किया, और मैं पूरी तरीके से राज्य सरकार को इसके लिए ब्लेम करती हूँ। ये उनका प्रायोजित हत्या थी मेरे पिताजी के लिए। यानी कि आपका सीधे तौर पर और साफ तौर पर सरकार पर आरोप है कि ये एक प्रायोजित हत्या थी। सरकार ने कोई भी सुध नहीं ली। सरकार ने पहले तो आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि वहां पर आए, समझे, कोई वार्तालाप करे और उस समस्या का हल निकाले। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आनंद शर्मा जी, बहुत स्वागत है साधना प्लस में आपका। नमस्कार सुचित्रा जी। नमस्कार आनंद जी। आनंद जी, आप सुन रहे होंगे, यहाँ पर पूनम छाबड़ा जी बैठी हैं, गुरुशरण छाबड़ा जी की बहू हैं। वो सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये अनशन हुआ और अनशन के बाद उनकी मौत हुई, अनशन के दौरान उनकी जो मौत हुई है, ये एक प्रायोजित तरीके से करवाया गया। राज्य सरकार ने कोई भी सुध नहीं लिया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरुशरण छाबड़ा जी हमारे बहुत ही सम्माननीय पूर्व विधायक रहे हैं जी, और उन्होंने जो ये आंदोलन चलाया उसकी भी मैं सराहना करता हूँ। प्रमुख बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में, सबसे पहले 1980 में भैरव सिंह जी की जो नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पूर्ण शराबबंदी की गई थी जी। फिर उसके पश्चात जगन्नाथ पहाड़िया जी ने भी अपने बजट भाषण में मद्य निषेध नीति के लिए विवेकीकरण के कई उपाय सोचे, मगर कांग्रेस सरकार ने शिवचरण माथुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वापस से शराबबंदी लागू कर ली और शराबबंदी जो थी वो हटा दी वो जी। अब जिस प्रकार से ये पूनम छाबड़ा जी बोल रही हैं कि राज्य सरकार को ही पूरी दोषी मानती हूँ, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित यानी ये उनकी हत्या मानती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है जी। यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस की सरकार की बात छोड़िए आनंद जी, कांग्रेस सरकार की बात छोड़िए, आपकी सरकार आई। सरकार तो हमेशा सत्ता परिवर्तित होती है, लेकिन आपकी सरकार आई। मैं ये नहीं कह रही, यहाँ पर उनकी बहू खुद बैठी हैं, वो खुद कह रही हैं, वो खुद संतुष्ट नहीं है, वो कह रही है। गलत कैसे कह रहे हैं, बताइए। मैं बता सकता हूँ कि हमने क्या क्या प्रयास किए हैं। गुरुशरण छाबड़ा जी ने अनशन के दौरान, जब पहले बार वो अस्पताल उनको भर्ती करवाया गया था, उसके बाद जब वो आए दोबारा से अनशन के स्थल पर, उसके बाद उन्होंने खुद वो पत्र लिखा, और वो पत्र मैं अभी दिखाना चाहती हूँ। सेवा में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, जयपुर। विषय: आपको पुलिस के पत्र क्रमांक 1271 दिनांक 15/10/2015, कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर, सवाई मानसिंह अस्पताल, अधीक्षक के पत्र क्रमांक 102 दिनांक 13/10/2015 के संबंध में श्रीमान लोक संघर्ष मोर्चे के पत्र के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 2 अक्टूबर से सत्याग्रह अनशन पर हूं। आपकी पुलिस द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य होने के बावजूद भी 6 अक्टूबर को मुझे
जबरन सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल में मेरे मौलिक मानवाधिकारों, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ। मुझे अनावश्यक जो एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया गया वो मेरे लिए दर्दनाक पीड़ादायक था तथा मेरी मौत का कारण भी बन सकता था। इसलिए मैं ऐसे एलोपैथी ट्रीटमेंट को लेने में असमर्थ था। यूनिट इंचार्ज डॉक्टर के कहने से टिकट में लिख कर देने के बावजूद भी मुझे मेरा डिस्चार्ज टिकट ना देकर बिना टिकट के ही अस्पताल से जाने की बात कही गई। मैं एक सत्याग्रही हूँ और शहीद स्मारक पर ही मैं सत्याग्रही अनशन पर जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन गैर कानूनी और गुपचुप तरीके से अस्पताल मुझे छोड़ देना चाहता था। इसलिए मैं अस्पताल में ही अनशन पर डटा हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ सीएमओ एसएमएस अस्पताल के प्रशासन द्वारा किया गया, ऐसा दुर्व्यवहार तो मेरे गत 13 बार किए गए अनशनों में पुलिस द्वारा भी नहीं किया गया। मुझे बेहद अफसोस है कि एक वरिष्ठ नागरिक व अनशनकर्ता से सरकार, सीएमओ व एसएमएस अस्पताल के कुछ अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, जो अब भी जारी है। और अब ये लोग अपने साजिश व प्रयत्नों में पुलिस को शामिल करके मेरा अनशन फोर्सफुली तुड़वाना चाहते हैं। अनशन आत्मा से शुरू होता है और आत्मा की आवाज़ पर ही समाप्त होता है। मैं सशक्त, मजबूत, प्रभावशाली और निष्पक्ष लोकायुक्त कानून तथा संपूर्ण नशाबंदी के लिए की गई भूख हड़ताल पर सरकार से हुए लिखित समझौते को लागू किए जाने तक शहीद स्मारक पर ही अनशन करना चाहता हूं। कल अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहे किरण आनी बंद होने पर मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज करने का आश्वासन दिया है और मैंने भी दर्दनाक और पीड़ादायक होने के बावजूद डॉक्टरों की राय पर उन्हें किरण का इलाज करने की अनुमति दी है, जबकि मेरी मान्यता है कि अनशन के दौरान किरण आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के तौर पर असफल है, मेडिसिन में वो परफेक्ट नहीं है। अब सरकार और सीएमओ के अधिकारियों के दबाव में मेरे साथ जो भी व्यवहार हुआ उसमें डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ तथा मेरे साथ रखे गए पुलिस स्टाफ सब निर्दोष है। लेकिन सरकार और सीएमओ में बैठे जिन जिन अधिकारियों ने जो कुछ किसी खास मकसद से एक अनशनकर्ता सत्याग्रही के साथ किया, उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आखिर इस तरीके का व्यवहार क्यों किया गया उनके साथ? आनंद शर्मा जी, ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर कोई अनशन स्थल पर बैठा है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल देखभाल की गई थी सरकार की तरफ से भी। उनके द्वारा जो समझौता, उनके और राज्य सरकार के द्वारा जो समझौता जो हुआ था, उसके दिशा में कार्य कर रही थी राजस्थान की भाजपा सरकार। एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसमें राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी जी और विभिन्न सचिव उसमें थे और उसके अलावा 5 बैठकें हुई थी इस यानी हाई पावर कमेटी की और कई चीजें उसमें दिशा निर्देश दिए गए। उसमें दिशा निर्देश दिए गए, यही सवाल तो है। पूनम छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, आनंद जी वो पूछना चाहेंगे आपसे कुछ सवाल। पूनम जी, 32 दिन तक मेरे पिताजी ने अनशन किया, आप लोगों ने क्यों जहमत नहीं उठाई मेरे पिताजी से एक बार भी बातचीत करने की, एक बार उनसे मिलके उनका अनशन समाप्त कराने की कोशिश आप लोगों ने क्यों नहीं की? क्या आपको नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी अनशन पे हैं? उन्हें जबरदस्ती एसएमएस हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू वार्ड में रखा गया था। क्यों रखा गया था उन्हें स्वाइन फ्लू वार्ड में? 7-8 लोगों के बीच उन्होंने अनशन किया था। आप ये सरकार ये बात जानती थी, उन्हें ऐसे पेशेंट्स के बीच में क्यों रखा गया जहां उन्हें बैक्टीरियाज, उनके सामने 7-8 लोगों की मौत हो रही है, उन्हें कोई भी रोग हो सकता था, वो भूखे पेट थे। नियमित रूप से उनकी डॉक्टरों की एक कमेटी के द्वारा रोज जांच की जाती थी। ये आप यानी शायद आपको ध्यान में होगा, आप बता नहीं रही हैं आज। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार ने जितने काम किए हैं इस दिशा में, राजस्थान सरकार ने जितने काम किए हैं उस दिशा में बहुत यानी अत्यधिक किए हैं। कांग्रेस सरकार ने तो बिल्कुल आनंद शर्मा जी, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। आप लगातार यही कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने जितने काम किए हैं आप उससे संतुष्ट हैं। कैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं? एक समाज सेवी, वो पूर्व एमएलए थे,
वो बात अलग रख दीजिए, आप ही क्योंकि की पार्टी के एमएलए थे, आप ही की पार्टी के एमएलए थे। यहाँ पर उनके पुत्र अंकुर जी भी बैठे हुए हैं, उनके पुत्र हैं अंकुर छाबड़ा, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। अंकुर जी आप भी पूछिए। हाई पावर कमेटी के अंदर जो आप बता रहे हैं उसकी जो कोई भी मीटिंग हुई है, कोई भी छाबड़ा जी के साथ में कोई मीटिंग नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि एक टीम बनाई गई थी डॉक्टरों की जो छाबड़ा जी को ध्यान देती थी। अगर आपको ध्यान होगा कि अन्ना के अनशन में भी 20 डॉक्टर्स की टीम्स रेगुलर 24 घंटे उनके पास रहती थी। आपके डॉक्टर्स तो वहाँ अवेलेबल भी नहीं थे, जब छाबड़ा जी को अटैक आया तो डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं थे। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अब 32 दिन तक आपका कोई सरकार का मंत्री भी वहां नहीं था। सुनिए, जब आप वो कोमा में चले गए, जब पता चल गया है कि छाबड़ा साहब 10 मिनट के लिए उनका हार्ट बंद हो चुका है, ब्रेन डैमेज हो चुका है, अब कोई चांस ही नहीं, तब आपके मंत्री आके सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। और आप यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम थी गई है। और आनंद शर्मा जी ये बताइए कि 15 मई 2014 की बात है जब लिखित समझौता हुआ, मंत्री आए, सरकार के प्रतिनिधि आए, लिखित समझौता हुआ, जो कांग्रेस ने समझौता किया था उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया, उस समझौते पे हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 15 मई 2015 यानी कि 1 साल लगते हैं किसी को इम्प्लीमेंट होने में, समझौतों को। 1 साल बीत गए, 1 साल में नहीं हुआ। उसके बाद भी 4-5 महीने बीत गए। तकरीबन 2 अक्टूबर को जब वो उन्होंने वहां के मिनिस्टर से बात करने की चाहिए, तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, उसके बावजूद भी मिनिस्टर्स ने कहा कि अभी ये संभव नहीं है। अगर संभव नहीं था तो आश्वासन देने की क्या जरूरत थी, अगर संभव। और उसके बाद भी 2 अक्टूबर को गांधी जी का आशीर्वाद लेकर वो फिर से धरना पर बैठ गए। तो आखिर इन सबकी जवाबदेही कौन देगा? जो एक महापुरुष, विरले ही होते हैं ऐसे लोग जो समाज के लिए इतना सोचते हैं, उसके लिए क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती? एकदम संवेदनहीन हो गया सरकार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो समझौता हुआ था, जो समझौते की जो शर्तें तय हुई थी, उसमें से 90% शर्तों की क्रियान्विति कर दी गई है जी। उसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। उसके अलावा जो ये प्रावधान है, उप लोकायुक्त और लोकायुक्त की भी मांग थी उसमें एक कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में, जो शराब की जो दुकान है जो प्रतिबंधित करने के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को अधिकार। तो मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ आनंद जी। एक और सवाल अंतिम, जब आप बोल रहे हैं कि सारी चीजें मान ली गई हैं, सब कुछ हो गया है, तो आखिर इससे 90% हो गया है, तो रात को 8 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहनी चाहिए, उसके बाद बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद भी अवैध शराब का कारोबार जोरों से चल रहा है। नहीं, उसके बाद भी अवैध कारोबार अगर होती है तो कार्रवाई होगी जी। कार्रवाई करिए ना। अभी हालिया की बात अगर मैं बताऊं जी, अभी हाल की बात मैं बताऊं तो अलवर में अभी हुआ है, अवैध शराब का जो कारोबार है खूब फल फूल रहा है। वहां की जो महिलाएं हैं परेशान है, घर से निकल रही है, सड़क पे उतरने को मजबूर उन्हें होना पड़ रहा है। वो इतने परेशान है कि उनके पति उनको मारते कूटते हैं, उनको बच्चों को मारते कूटते हैं, वो परेशान हो गई है। तो इन सब की जवाबदेही कैसे होगी? जवाबदेही देना बताना चाहूंगा कि आबकारी विभाग के द्वारा एक विभिन्न शिकायतों का निपटारा दर्ज करने के लिए एक टोल फ्री नंबर यानी प्रारंभ किया जा चुका है उसमें समझौते के अनुसार। उसके ऊपर आप शिकायत कीजिए, उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई कीजिए। 1 मिनट रुकना चाहूंगे आनंद जी। अंकुर जी, क्या आनंद शर्मा जी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? सबसे पहली बात तो जो आप बता रहे हैं कि टोल फ्री नंबर चालू हुआ है, उसका कहीं पे भी आपने कोई एडवर्टीजमेंट कहीं पे आपने दिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हर दुकानों पे धीरे धीरे लग रहा है। दुकानों पे तो आम इंसान जाना नहीं चाहता ना। आप एक चीज को देखिए कि कोई भी अच्छा इंसान शराब की दुकानों पे नहीं जाता है और ना ही उसके पास से गुजरना चाहता है, तो लोग बागों को पता कैसे चलेगा? आपकी सरकार के अंदर तय हुआ था कि 1% जो भी आपका रेवेन्यू होता है उसका हम जन जागरण के ऊपर लगाएंगे, जिससे जनता को पता चलेगा। आपने आज तक एक भी ऐड दिया है शराब छोड़ने के लिए? 2016 के अंदर 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रखा गया अलग बात है, आपने जो छाबड़ा जी के साथ समझौता किया था उसमें प्रावधान है। आनंद जी ये बताइए, क्या शराबी खुद अपने घर वालों को टोल फ्री नंबर देंगे कि जब मारने कूटने लगूं तो इस नंबर पर डायल कर देना? मतलब तथ्य भी बात भी ऐसे कह रहे हैं जो बेबुनियाद है, कोई जिसके कोई सर पैर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बातों को एक सुलझा हुआ यहाँ पर बात, एक सुलझी हुई पूरी व्यवस्थित तरीके से बात होनी चाहिए। आज के समय में राजस्थान के अंदर आज के समय में शराब पूरी तरीके से चल रही है, तो 8 बजे बाद फिर अवैध शराब की बिक्री क्यों हो रही है? बिल्कुल वो तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अगर नहीं, ये तो आपकी सरकार है ना, आप बेबस हो गए हो क्या? आप सरकार नहीं चला पा रहे हो, आप बेबस हो क्या? नहीं, आप बेबस हो क्या? आप रद्द किया जाएगा अगर वो नहीं, आप बेबस हो क्या अभी तक इस चीज को रोकने के लिए? राजस्थान सरकार बेबस है क्या इस चीज को रोकने के लिए? आप ये बताइए ना। नहीं, बेबस नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनिए, करीबन 2-2.5 हजार शराब की दुकानें से भी ज्यादा यानी वो दुकानें हैं। अब सब जगह तो ये तो है नहीं कि सब जगह पुलिस थाना पे वहाँ पे लगा दिया जाए पुलिस ने तो दुकानों आप कम से कम 250 जगह पे तो रोकिए। 2-2.5 हजार तो बहुत दूर की बात है, 250 जगह पे तो रोकिए। स्ट्रिक्ट आदेश दिए हुए हैं आबकारी विभाग के। आदेश का पालन ही तो नहीं हो रहा है, आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है कि आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शराब की दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण की संख्या बढ़ा दी गई है।
आनंद शर्मा जी, अगर पूरी तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से आप लगातार तथ्य पेश कर रहे हैं, तो इसका यही साफ सुथरा मतलब यही निकलता है कि जो आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है राजस्थान में, और शराब पर पाबंदी लगाई जा रही है। आपके कहने का मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से यही निकलकर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के महेश जोशी जी, वो भी जुड़ गए। महेश जोशी जी, बहुत स्वागत है साधना प्लस में आपका। हेलो जी महेश जोशी जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका महेश जी। धन्यवाद जी महेश जी, गुरुशरण छाबड़ा जी शहादत उन्होंने दे दी शराबबंदी को लेकर, लेकिन सरकार ने कोई भी एक सकारात्मक कदम नहीं उठाया। अभी इसके पहले ही बीजेपी प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी, वो काफी संतुष्ट है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार काम कर रही है, शराब पर नकेल कसी जा रही, शराबबंदी को पूरी तरीके से नकेल कसने की हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो संतुष्ट हैं। आपका क्या कहना है? एक भी कदम बताया जाए। सबसे पहले तो मैं गुरुशरण छाबड़ा जी को नमन करता हूँ। जी, आजाद भारत में सामाजिक किसी भी कारण से सामाजिक मुद्दों को लेकर अगर कोई शहादत हुई है तो वो गुरुशरण छाबड़ा जी की शहादत हुई है। दुख की बात यह है कि छाबड़ा जी की मृत्यु को रोका जा सकता था। जी, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार ये आकलन कराने में लग गई कि छाबड़ा जी की मौत से कोई क्या फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। महेश जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। अंकुर छाबड़ा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस समय, गुरुशरण छाबड़ा जी के बेटे हैं, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जी अंकुर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अगली बार कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या वो संपूर्ण शराबबंदी करेगी? संपूर्ण शराबबंदी के बारे में तो मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो सरकार आएगी उसको मैं रिप्रेजेंट नहीं करता। पता नहीं कौन सरकार में होगा, क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी को लेके हमारी भावनाएं नहीं बदलेंगी। शराबबंदी की मांग हमारी कायम रहेगी, सरकार किसी की भी हो, और हम इस बात का दबाव डालेंगे कांग्रेस की सरकार आती है तो कि शराबबंदी की तरफ 1 या 2 कदम कम से कम सरकार बढ़ाने की हिम्मत करे। महेश जोशी जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 8 बजे के बाद कांग्रेस की सरकार ने ये बोला था कि 8 बजे के बाद जो शराब की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, 8 बजे तक ही खुली रहेंगी, और अब बीजेपी की सरकार ने भी यही बात कही, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर क्या आप लोग आगे आंदोलन करेंगे? कांग्रेस तो इस तरफ हमेशा ध्यान आकर्षित कर रही है कि ये एक सामाजिक बुराई है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है, एकमात्र पार्टी है, सुनिए मेरी बात, जिसके संविधान में शराब के खिलाफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता शराब का सेवन नहीं करेगा। ये कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता रामचंद्र सोंडा जी भी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र सोंडा जी, बहुत स्वागत है साधना प्लस में आपका। हेलो जी रामचंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, शराबबंदी जिसको लेकर शहादत दे दी गुरुशरण छाबड़ा जी ने, और अब पूनम छाबड़ा उनकी जो बहू है वो उसको लेकर, उस मुहिम को लेकर आगे चल रही हैं, किस तरीके से आप साथ देंगे उनका? मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा जी कि गुरुशरण छाबड़ा निश्चित रूप से ये एक गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं। उन्होंने एक इस प्रकार का एक महा अभियान शुरू किया था राजस्थान में, जो आज आवश्यक था, क्योंकि आज गांव के अंदर हम अगर अपनी स्थिति देखते हैं लोगों की, जिसमें खासकर किसान और जो मजदूर वर्ग है वो शराब से इतना अधिक पीड़ित है, कई एक मौतें हो गई हैं। मेरा गांव कूदन है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में ही, जहां करीबन 14-15 युवक जो मतलब 30 साल के आसपास के, वो सिर्फ और सिर्फ शराब के कारण से मर गए या इन पिछले 5-6 सालों के अंदर। बिल्कुल रामचंद्र जी, ये जो अभियान है वो अभी भी निरंतर जारी है, अभी भी उस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है। उनकी बहू हैं जो, और उनके बेटे हैं, उनके बेटे अंकुर छाबड़ा हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी। रामचंद्र जी, आगे की आपकी क्या रणनीति है शराबबंदी के लिए? आप क्या सोचते हैं? हमारी रणनीति ये है कि हम छाबड़ा साहब का जो मिशन जो था, जिसको आप और पूनम जी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम जी जान से आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलरली, मैं एक भारतीय किसान यूनियन का जो है प्रदेश महासचिव होने के नाते, हम पुरजोर आपका समर्थन करते हैं
और आपके साथ हम बिल्कुल कदम दर कदम हर स्थिति में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आपके साथ हैं। तो तमाम बातें यहाँ पर हुई शराबबंदी को लेकर। गुरशरण छाबड़ा जी तो हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनका जो सपना है वो आज भी अधूरा है। जो दर्द है वो साफ तौर पर अंकुर छाबड़ा जी हो या उनकी पुत्रवधू हो, उनकी आंखों में देखा जा सकता है। आज उस मुहिम को लेकर वो आगे बढ़े हैं। आज भी उन्होंने हार नहीं मानी है। सरकार ने जरूर संवेदनहीनता दिखाई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। लेकिन इसका जवाब सरकार को जरूर देना पड़ेगा कि आखिर एक इंसान, एक महापुरुष ने शहादत दी है शराबबंदी को लेकर, समाज के लिए उन्होंने सोचा है। तो क्या सरकार इस ओर कोई कदम बढ़ाएगी? कब तक बढ़ाएगी सकारात्मक कदम, ये देखेंगे हम, और इसी का हमें भी इंतजार रहेगा। तो इस राजस्थान की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।